Hello, hello. Online students, good morning. यस, गुड मॉर्निंग। चलो तो कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 28 किया था, बराबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मिसिंग कैश कैलकुलेट किया था। घर जाके किया वापस? नहीं किया तुम लोगों ने? कितने लोगों ने किया? एक, दो, सिर्फ दो? ये पक्का? घर जाके वापस किया है क्या, ये पूछा मैंने। बाकी लोग? बाकी लोग? चालीस? तीन क्वेश्चन? हाँ तो 7 बजे टेस्ट है ना। ऑनलाइन है ना पेरेंट्स मीटिंग, तो ऑफलाइन आने वाले? किसके इसके ऑनलाइन ऑफलाइन आने वाले? एक। हाँ तो ऑनलाइन, फिर ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम तुमको? पूरी क्लास के पेरेंट्स अगर ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो फिर ऐसे तो मीटिंग कितनी देर चलने वाली है? 1 घंटा मैक्स, उससे ज्यादा थोड़ी। 7 बजे का टेस्ट है। रीजन का ही को दे रहे टेस्ट का, पेरेंट्स मीटिंग का? क्या? क्यों? वैसे 40 मार्क्स का नहीं होना चाहिए था, लेकिन 40 मार्क्स का कर दिया है। 37 मार्क्स का होना चाहिए था, 3 मार्क्स बढ़ा दिए। पढ़ लो अच्छे से। हाँ। हाँ। और अगर मान लो टाइम 7 से 8:30 रहा, या तो 7:30 से 9 रहा, जो भी है उसको आपके मतलब 1.5 घंटे का टेस्ट होगा, आपको उसके हिसाब से मिल जाएगा पेपर बराबर। लेकिन अगर मान ले 7:30 से 9 है ना, तो मैक्स टू मैक्स 9:05 तक पेपर जो आएंगे वही चेक करने को भेजे जाएंगे। उसके बाद में पेपर नहीं भेजे जाएंगे चेक करने को, तुम्हारा वेस्ट होगा वो। और अटेम्प्ट भी वेस्ट होगा, ऐसा समझ लो फिर। जो भी रहेगा टाइमिंग, अभी वो मुझे नहीं मालूम, वो सलोनी मैम जब भेजेंगे उसके बाद आगे 1.5 घंटा। और 1.5 घंटा होने के बाद आगे 5 मिनट स्कैन करके भेजने को, तुमको बहुत हो गए 5 मिनट, है ना। तो उस 5 मिनट के टाइमिंग आता है, बेस्ट है ये तो, है ना। तो जितने पेपर्स है बस उसके 5 मिनट के बाद, एंड होने के 5 मिनट के बाद, जितने 5 मिनट तक मतलब जितने पेपर्स आए सिर्फ उन्हीं पेपर्स को एंटरटेन किया जाएगा। और जिनके पेपर्स नहीं आए हैं, मैं पर्सनली उनके पेरेंट्स को फोन करने वाला हूं और उनसे बात करने वाला हूं। तो देना टेस्ट, प्रॉब्लम क्या है देखो। एडमिशन तो हुआ है तेरा, तो पढ़ लेना। एडमिशन के लिए टेस्ट दे, तेरे को तो समझ सकते हैं ना, तेरा दिसंबर अटेम्प्ट है। दिसंबर अटेम्प्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू टेस्ट नहीं देगा अब भी। हाँ। फिर प्रिपरेशन तो तेरा अभी जो क्लास हो रहा है उसकी क्लास के साथ वो प्रिपरेशन होना चाहिए वो सब्जेक्ट का। ऐसा थोड़ी ना तू अभी सिर्फ क्लास करेगा और घर जाके पढ़ेगा ही नहीं बिल्कुल भी। फिर तो तेरे दिसंबर में वापस एक ही ग्रुप देने के प्रॉब्लम हो जाएंगे। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
दिसंबर में तू दे रहा है अगर, तो तेरा ग्रुप 1 तो अब भी जितना जो क्लास में हो रहा है उतना क्लास के साथ खत्म हो जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो फिर अगर टेस्ट है तो टेस्ट भी देने पड़ेंगे तेरे को, मतलब वही लोड तेरे को आगे कम होगा, नहीं तो फिर तू वापस तेरा डिसीजन ग्रुप 1 पे आ जाएगा। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? फिर निवांत हो गया है तू, नहीं होना चाहिए, ऐसे टाइम निकल के जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हुआ ना? 27। और जो लोग इमीडिएटली घर पे जाके पढ़ नहीं रहे ना, उसको वापस सॉल्व नहीं कर रहे ना, और वो भी सेल्फ बेसिस पे, सिर्फ छापने का काम नहीं है वो, सेल्फ बेसिस पे करना, उनको बहुत दिक्कतें जाने वाली है जब रिवीजन के लिए बैठोगे तुम तो। देखो सिलेबस वास्ट है, और ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का सिलेबस वास्ट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अकाउंट्स वास्ट है, तुम्हारा डीटीआईडीटी भी उतना वास्ट है, तुम्हारा लॉ भी उतना वास्ट है। तो जो चीज जिस दिन हुई है उसी दिन अगर कंप्लीट हो रही है, या एक बार वापस जाके उसको तुम रिवाइज कर रहे हो और नोट्स वोट्स बना रहे हो प्रॉपर, थोड़ा सा मैंने तुमको बोला था कि अपने लैंग्वेज में कोई एडजस्टमेंट नहीं समझ में आया तो उसको अपने लैंग्वेज में वहां पे लिख के छोड़ दो करके, तो जब रिवीजन के लिए बैठोगे तो तुमको वो बहुत काम में आएंगे वो सारे नोट्स तुम्हारे। अगर तुम ये नहीं किए हो, नहीं कर रहे हो, आखिरी के 1 महीने में क्या ही तो कर लोगे? हाँ, जो पूरे 4 महीने में नहीं किए वो आखिरी के 1 महीने में तुम क्या करने वाले हो? ऐसा कौन से तीर मारने वाले हो? 5% रिजल्ट आने का, 6% रिजल्ट आने का, 7% रिजल्ट आने का रीजन भी यही है। इंस्टीट्यूट को फेल करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप ही फेल हो जा रहे बच्चे, और उसमें 30-30 मार्क के एमसीक्यूज है तुमको, फिर भी वांदे। अटेम्प्ट नजदीक आ रहा है, बाकी के टाइम पास तुम्हारे खत्म हो जाने चाहिए। जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको अवॉइड करना चालू कर दो। यार दोस्त सब गए खड्डे में, दोस्त का बर्थडे, दोस्त को ठीक नहीं लग रहा, उसको बाहर घुमाने लेके जा रहा, उसके साथ लंच करने जा रहा, डिनर करने जा रहा, नाश्ता करने जा रहा, कुछ भी हो। मैं हॉस्टल में कितने लोग रहते? मेस में खाना खाने जाते हो? हाँ, अकेले सबके साथ? अकेले या सबके साथ, मतलब ग्रुप में, या सबके साथ इन द सेंस हॉस्टल में अपना अपना एक ग्रुप होता है, साथ में रह रहे हो नहीं रह रहे हो डजेंट मैटर, हर कोई हॉस्टल में अपना अपना एक ग्रुप होता है। आया ना? तो खाना खाने कैसे जाते हो? ग्रुप में जाते हैं ना? आया ना? कितना टाइम लगता? आधा घंटा टेबल पे, जाने से पहले 10 मिनट 15 मिनट, उठने के बाद 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, किधर जाता रहेगा समझ में नहीं आता रहेगा। आया ना? क्यों? मेरे को कैसे पता? मैं खुद हॉस्टल में रहा हूं, और हुआ था मेरे साथ प्रॉब्लम ये, अटेम्प्ट लग गया था मेरे को, उसके बाद एग्जाम के ऑलमोस्ट 1.5 पौने 2 महीने पहले छोड़ दिया था मैंने सब कुछ, सिर्फ क्लास करता था। उस टाइम पे तो ऑनलाइन क्लासेस का भी ये नहीं था, एक बार क्लास खत्म हो गया खत्म हो गया, बैकअप वैकअप का कोई सिस्टम नहीं था, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती थी। नाश्ता हो, हॉस्टल में हमारे ब्रेकफास्ट मिलता था, लंच होता था, डिनर होता था, और शाम को वो ये होता था, चाय मिलती थी हमको। मैंने ग्रुप के साथ जाना बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि बहुत टाइम पास होता, हद से ज्यादा टाइम पास होता। या तो मेरा जो ग्रुप है उनके पहले में चल जाता था खाना खाने के लिए, या तो उनके जाने के बाद में जाता था। तुमको वो सिस्टम लगाना पड़ेगा, 10-10 15-15 20-20 मिनट तुमको अगर किधर सेव होते रहेंगे ना, वो सेव करके तुमको वो पढ़ाई में इन्वेस्ट करने होंगे, तभी जाके उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलने वाले, नहीं तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले। 10 मिनट 15 मिनट खाना खा के उठने में बहुत हो गया। उसमें भी मेस में एक टाइम होता है, उस टाइम पे बहुत भीड़ होती है,
कभी फिर रोटी खत्म हो जाती, कभी कुछ खत्म हो जाता, रुकना पड़ता। वो टाइम पे जाना च नहीं है, या तो उसके पहले जा या तो उसके बाद में जा। ऐसे टाइम पे जा जहाँ पे उस टाइम पे मेस में कोई नहीं होगा, अकेले बैठने का टेबल पे। सब यार, तो अभी 350 बच्चों का हॉस्टल था मेरा, सब पहचान के। मैं कि अकेले भी गया ना तो भले ही ग्रुप के साथ नहीं गया, अकेले गया तो भी जो मेस में बाकी टेबल्स पे बैठे पहचान के रहते थे। मैं कोने के टेबल में अकेला बैठता था। 10-15 मिनट उठ जाओ, बहुत ये हो गया था। फेल नहीं होते अपन कभी, आज तक कभी फेल नहीं हुए। फाउंडेशन तक फेल नहीं हुए थे, इंटर में एक अटेम्प्ट लग गया, ऐसा गंदा हर्ट हो गया था, मतलब वो इज्जत पे बात आ गई थी, ऐसा था। तो करना पड़ा। तब कोई यार दोस्त काम नहीं आते, क्योंकि फेल हुआ तो क्या, मेरे साथ और मेरे कुछ दोस्त थे, वो तो पास होके निकल गए आगे, वो जा रहे अगले क्लासेस में, मैं बैठा है वापस वॉच पढ़ते। तो जब उनको जाते हुए देखते थे ना, और फिर उनका वो ग्रुप अलग बन रहा, उनकी बातें अलग हो रही, और अपन लेफ्ट आउट फील होते, बहुत गंदी फीलिंग है वो। पढ़ना पड़ेगा तुमको, अब 20 से तुमको तुम्हारे यार दोस्त को छोड़ना पड़ेगा, टाइम बचाना पड़ेगा। वो बचा हुआ टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम नहीं है। जून में एग्जाम है ऐसा बोल रहे, बोलते बोलते 10 तारीख आ रही है अप्रैल के। क्या है, 7 है, 6, फिर ऑलमोस्ट एक हफ्ता खत्म हो गया अप्रैल का। ऐसा टाइम जाने वाला है। कुछ लोगों को फिर लगेगा, अरे यार ये अटेम्प्ट में नहीं होगा, अगला अटेम्प्ट देता, नहीं होगा इस अटेम्प्ट में। और ये तो फीलिंग बहुत, जैसे जैसे अटेम्प्ट नजदीक आते जाएगा ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ये फीलिंग डेवलप होती जाएंगी, यार ये अटेम्प्ट में नहीं देता, मेरा नहीं हुआ, मैं ना अभी से पढ़ाई को लगूंगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में फाड़ दूंगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं होता। नेक्स्ट अटेम्प्ट आने तक नया नया जोश रहेगा। स्टार्टिंग में तू जब अभी पढ़ाई को लगेगा, नया नया जोश रहेगा, उसके बाद फिर ढीला पड़ेगा तो, और फिर अगले अटेम्प्ट के 1 महीने पहले तेरा ये सोचना रहेगा, यार पढ़ाई से अभी दो नहीं एक ग्रुप देता। अगर फाड़ना है ना तो अब भी फाड़ना है, टाइम है, अभी भी हाथ में टाइम है। हर एक सब्जेक्ट का मोर देन 50% सिलेबस, 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ, लग जाता है यार। ये टेस्ट चल रहे, ये जो चल रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रिवीजन करा के लेने के लिए चल रहा है। टेस्ट पेपर भले ही मैं सेट कर रहा हूँ, कोई भी हर एक फैकल्टी अपना अपना टेस्ट पेपर, लेकिन वो चेक नहीं करने वाले तुम्हारे पेपर। एजेंसी हायर की हुई है अलग से बाहर से, उनको दिए जाने वाले चेक करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा क्वालिटी चेक हो और टाइम पे मिले। सारे फैकल्टीज ऑब्वियसली सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे लगे हुए हैं, टाइम नहीं मिलता उसमें, फिर पेपर चाहिए वैसे चेक नहीं होंगे, और हुए भी तो टाइम पे नहीं होंगे, इसीलिए ये सब चल रहा है। तो ये टेस्ट जो है ना, इसको सीरियसली लो, नहीं लेते तुम सीरियसली। फर्स्ट टेस्ट अगले दिन पेपर्स आए थे, आया था ना संकेत सर का मैसेज। मत करो ऐसे, सीरियसली मत करो। जिस टाइम पे जो प्लान है उस प्लानिंग के हिसाब से चलोगे ना, तो तुम ज्यादा फायदे में रहोगे। अभी भी अगर तुमने बुक्स हाथ में नहीं लिए ना, कुछ बिगड़ा नहीं है, सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तुम क्लास में अगर प्रेजेंट हो, तुम्हारे नोट्स कंप्लीट है, मतलब तुमने उसको सीखा है यहाँ पे बैठ के, समझा है यहाँ पे बैठ के, उसको सिर्फ तुमको रिवाइज करने की जरूरत है। टेस्ट के हिसाब से तुम्हारी रिवीजन प्लान करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स, आज का टेस्ट है, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट 3 दिन बाद है, 3 3 दिन का गैप रखा है ना, आया ना। नेक्स्ट टेस्ट में जो भी टॉपिक्स हो, बराबर ऐसा समझ लो वो टॉपिक्स तुमको ये 3 दिन में खत्म करने। जैसे जैसे ये 3 3 दिन के बाद, मतलब 3 3 टॉपिक्स के टेस्ट खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा ना अकाउंट्स का, तो टेस्ट के हिसाब से रिवीजन प्लान करो। मेरी ये फाउंडेशन की एक स्टूडेंट थी, फाउंडेशन मेरे से किया था, क्लियर हो गई, इंटर के लिए यहाँ पे आई थी। उसको उसके बाद मतलब मैं शिरूर में था तब, तो वहां की स्टूडेंट थी मेरे। तो ना वो एक अटेम्प्ट हो गया, 2 अटेम्प्ट हो गया, क्लासेस कर लिए थे, रिवीजन को भी बैठते थे, ऐसा नहीं कि नहीं, अच्छी स्टूडेंट थी, होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन वो प्लानिंग नहीं होने की वजह से ना 2 अटेम्प्ट इंटर के हो गए, पास ही नहीं हुए। पहले अटेम्प्ट में तो भी नया नया जोश था, 190 195 के आसपास कुछ तो मार्क्स आए थे। सेकंड अटेम्प्ट में तो 160 आउट ऑफ 200, 200 पासिंग है मतलब।
160 40 मार्क का डिफरेंस मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, कुछ नहीं उखाड़ा तुमने, ऐसा समझ लो। तो जब वो सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आया, फिर घर आई हुई थी, मतलब शिरूर की थी प्रॉपर, तो वहां पे आई हुई थी, तो मुझे मिलने आई ऑफिस में, तो बोल रही थी कि क्या करे क्या करो, और टेस्ट सीरीज लगा। ये फाउंडेशन में भी ऑब्वियसली मैंने उसकी प्रिपरेशन उसी हिसाब से ली थी, मतलब टेस्ट सीरीज लगा, कुछ नहीं करेगा, टेस्ट सीरीज लगा। तुम्हारे क्लास वाले टेस्ट ले रहे क्या, नहीं ले रहे, मतलब फिर टेस्ट सीरीज लगा। टेस्ट सीरीज लगा, उनके टेस्ट के हिसाब से तेरा रिवीजन प्लान कर, जैसे अपन यहाँ पे कर रहे हैं अभी, 3 3 चैप्टर उसके हिसाब से रिवीजन प्लान कर, हर एक सब्जेक्ट का उसको दे, उसके मार्क्स आएंगे, उसका जो भी रहेगा उसको चेक कर, इवेल्युएट कर, कहाँ पे प्रॉब्लम है देख, उसको नेक्स्ट टेस्ट में सुधार, और फिर 100% टेस्ट सीरीज, मतलब 100% सिलेबस का टेस्ट सीरीज जो अपन 2 करने वाले। ये तो चैप्टर वाइज हो गया, इसके ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हर एक सब्जेक्ट का 2 100 मार्क्स का टेस्ट सीरीज हो रहा है तुम्हारा। तो ये जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज किया उस गलतियों को सुधारो, जहां पे तुमको तो सॉल्व करते समय समझेगा तुमको ये नहीं झेप पाए, ये नहीं जमा है, यहाँ पे तुम अटके हो, उसको मार्क कर, वो इंपॉर्टेंट है तेरे लिए। उस चैप्टर को वापिस एक बार अच्छे से रिवाइज कर, पढ़ ले, और वो गलती 100% केस में नहीं होनी चाहिए। 100% 1 टेस्ट सीरीज होगा, 100% 2 टेस्ट सीरीज होगा, इसके हिसाब से प्लान कर, देख तो नहीं निकली तो होली में एक ही ग्रुप देती, और टाइम है अभी भी, दोनों ग्रुप के टेस्ट सीरीज लगा। तो उसने बोला था अकाउंट्स का तुम्हारे पास भेजती, मैं बोला चले, तब दोनों ग्रुप में अकाउंट्स हुआ करते थे, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में, बोला भेज। तो अकाउंट्स का मेरे को भेजती थी वो, मतलब टेस्ट सीरीज लगाया, उधर सारे पेपर्स दिए, लेकिन अकाउंट्स का पेपर स्कैन करके मेरे को भी भेजती थी। उस अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप निकाले, उसके बाद फाइनल दोनों ग्रुप नहीं दिए, उसने एक एक करके ग्रुप दिया, सेम पैटर्न, क्लासेस किए, रिवीजन किया, ओके। उसके बाद जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन की बात आई, टेस्ट सीरीज लगाया और उसके हिसाब से प्रिपरेशन चालू, फाइनल भी एक एक ग्रुप करके दिया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला सेम अप्रोच से। तो जब सीए बनी थी तो वापस आई थी ऑफिस में पेरेंट्स के साथ, और बोली कि वो वाली चीज बहुत काम आई जो आपने बोली थी। उसके बाद अटेम्प्ट ही नहीं लगा, 2 अटेम्प्ट लगे थे इंटर में, उसके बाद अटेम्प्ट ही नहीं लगा ना, दोनों अटेम्प्ट में इंटर निकल गया, दोनों ग्रुप पहले, उसके बाद के अटेम्प्ट में इंटर निकल गया, उसके बाद एक एक ग्रुप करके फाइनल दिया, निकल गया। टाइम अभी भी है, ये टेस्ट सीरीज के हिसाब से प्लान करो तुम्हारा रिवीजन हर एक सब्जेक्ट का। क्या है, एक एक टेस्ट हुआ हर एक सब्जेक्ट का, कितने टेस्ट हुए हर एक सब्जेक्ट के, अभी जो चालू हुआ है वापस कितने टेस्ट हुए, एक एक, मतलब ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, टाइम अभी भी है तुम्हारे पास, फिर है नहीं है, करो ना फिर चालू। कितने लोग ऐसे हैं जो डामाडोल चल रहा है, नहीं देते ये अटेम्प्ट में, कितने लोग ऐसे हैं? सच्ची सच्ची बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, कोई मतलब कोई बहुत भारी का नहीं बैठा, बहुत खराब नहीं बैठा है कोई यहाँ पे, कितने लोगों का डामाडोल चल रहा है ऑनलाइन में, दे रहे हो, कितने लोग दे रहे हो ये तो बताओ, ये वाला अटेम्प्ट। ओके, तुम क्यों नहीं दे रहे, रजिस्ट्रेशन नहीं, अच्छा तुम्हारा बीकॉम का है, डायरेक्ट एंट्री से ये करने वाले, बराबर ना, हाँ ओके समझ सकते। तुम पहले ही बोला था दोनों ग्रुप एक साथ देने, तेरा तो लीड एडमिशन है ना, बाकी सब देने वाले, मतलब क्या लगता कहाँ स्टैंड कर रहे हो प्रिपरेशन में, कहाँ स्टैंड कर रहे हो प्रिपरेशन में, जितना सिलेबस हुआ है कॉस्टिंग का पूरा हो गया नहीं ऑलमोस्ट, तू तो नीचे बैठा था मेरे, लॉ, टैक्स और अकाउंट, ये तीनों सब्जेक्ट के 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तुमको ये 70% में भी कितना कॉन्फिडेंस, काहे, ऐसा कोई चैप्टर है जिसमें अपन ने कॉम्प्रोमाइज किया है, कोई ऐसा चैप्टर जिसमें, मैं सिर्फ अकाउंट्स की बात कर, ऐसा कोई चैप्टर है जिसमें अपन ने कॉम्प्रोमाइज किया है, अगर करते तो शायद सिलेबस खत्म हो जाता था अभी तक, नहीं किया ना कॉम्प्रोमाइज, तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं। मैं कल जो तुमको बोला
मैं फालतू का नहीं बोला, वो बहुत बेसिक चीज है, बहुत छोटी बात है वो अकाउंट्स में, और तुम जैसे स्टूडेंट्स के लिए तो वो बहुत मतलब अभी बस अभी उसमें उलझ के रहोगे तो आगे का कब पढ़ोगे रे? तुम फाइनल में जाके भी अगर तुमको ये नहीं समझ में आएगा तो एफआर कब पढ़ोगे तुम लोग? ऐसा नहीं चलता तुमको वही मेंटेलिटी में, वही मेंढक का कुआं बन के, कुएं का मेंढक बन के रहने का है क्या? उसी बस वही एडजस्टमेंट, जो तेज करने का, बहुत भारी का फील करने का, नया नहीं पढ़ने का क्या तुमको? आगे नहीं बढ़ने का क्या लाइफ में? तो कैसे बढ़ोगे जब उसी वही प्रॉब्लम बार बार आएगा? क्या डेबिट होगा, क्या फाइनल में जाके भी तुमको ये डाउट आना चाहिए कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? और फाइनल में डेबिट क्रेडिट की बातें बहुत कम होने वाली है। इंडेस पढ़ने वाले हो तुम वहां पे, पूरा सिलेबस इंडेस का है तुम्हारा। वहां पे डेबिट क्रेडिट इतना नहीं होगा, वहां पे केस स्टडीज होंगे, तुम कैसे डील करोगे, क्या डील करोगे, वगैरह वगैरह, अलग लेवल की पढ़ाई करने वाले हो। लेकिन तुमको तो ग्रो ही नहीं होना है, तुम अभी भी वो फाउंडेशन वाले डाउट्स में चटके हुए हो। पढ़ाई चालू करो रे। वो फेल होने के बाद की फीलिंग मेरे को मालूम है, मेरे को मैं लगा है मेरे को एक अटेम्प्ट, इसलिए बोल रहा हूँ। तुम में से कुछ थे ना, है ना, जो आए नहीं है अभी तक इंटर में, दो तीन स्टूडेंट्स है अपने लास्ट बैच के फाउंडेशन के, है ना? उनको पूछो कैसे लगा वापस फाउंडेशन के क्लास में बैठने। हाँ माना कि प्रोफेशनल कोर्स है, अपने यहाँ पे ना अटेम्प्ट लगना नॉर्मल है, मतलब अगर लग रहा है ना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर पहले से अपन प्रिपेयर्ड रहेंगे तो नहीं लगा तो भी गलत बात नहीं है ना, वो तो अच्छी बात है। लगा तो ठीक है बाबा, अपन कंसोल करने के लिए बोलते ही कि यहाँ पे अटेम्प्ट लगना, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कोर्स। इसका मतलब लगना चाहिए क्या? बहुत कैजुअली ले रहे हो रे तुम लोग, सच्ची बहुत कैजुअली ले रहे हो। तुमको दो लेक्चर के बीच में अगर फ्री टाइम भी मिल रहा है ना तो पढ़ने बैठना। प्रॉब्लम क्या है तुझे, क्यों टाइम पास करने का? ले वो एक कोना पकड़ कोई तो, और बैठ जा पढ़ने के लिए। हेडफोन डाल कान में, सुनाई नहीं आनी चाहिए आजू बाजू की आवाज, और बैठ पढ़ने के लिए, क्या तो प्रॉब्लम है? चलो स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन 27, पेज नंबर 244। लेक्चर नहीं दे रहा था तुमको, है ना, पढ़ाई को बैठना पड़ेगा, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। अगर तुमको ये अटेम्प्ट निकालना है, टाइम अभी भी हाथ से नहीं है। हाँ 15-20 दिन बाद शायद मैं ये बात नहीं बोलूंगा कि टाइम अभी भी हाथ में, क्योंकि तब टाइम गया रहेगा हाथ से। क्योंकि तुम अभी बैठना चालू करोगे ना, मैं तुमको वापस बोलता हूँ, कम से कम 10 दिन जाएगा तुमको सीरियसली पढ़ने में, मन लगने में। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं ना, उधर अपना मन करता है, अपने को अट्रैक्ट करता है वो डिस्ट्रैक्शन, उससे पूरा का पूरा उसको 100% अवॉइड करने के लिए अपने को 8 से 10 दिन जाए। कि जहां पे अगर कोई दोस्त जा भी रहा है या कुछ कर भी रहा है, अपने को लेफ्ट आउट फील नहीं होगा कि यार वो मजे कर रहा है, मेरे पढ़ाई कर रहा हूँ। वो फीलिंग जाने के लिए 8 से 10 दिन लगे, तब जाके तुम फुल फ्लेज पढ़ाई कर रहे हो। तुम बैठोगे 15 अप्रैल खत्म होने के बाद देखते नहीं, फिर गया अटेम्प्ट, गया, सच्ची बोल रहा हूँ। और पेपर बहुत इजी आता है रे, सच्ची बहुत इजी आता है पेपर। 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव है,
और ऐसा भी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव मतलब किधर का कोई भी कोने का कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, नॉर्मल सी चीज है। इलस्ट्रेशन 27, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ चिराग एज ऑन 31 मार्च 21। बैलेंस शीट दिया है आपको। कैपिटल अकाउंट, लोन, क्रेडिटर, एसेट में बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। मेरे को बता, इसको देख के कौन से अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ सकती है, आगे की इंफॉर्मेशन जाने दो, ऐसे ही जनरली अभी इतने क्वेश्चन कर लिए अपन। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बराबर ना। हाँ। तो मैं इसको एक वर्किंग नोट में बनाऊं, डबल कॉलम कैश बुक किया अपन ने ऐसा, है ना। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा एक, वर्किंग नोट 2 बनेगा कैश बुक, वर्किंग नोट 3 बनेगा डेटर्स, और वर्किंग नोट 4 बनेगा क्रेडिटर्स। अरे हाँ सॉरी, ये तो बैलेंस शीट दी है। 1 2 3, और इजी हो गई अपने लिए बात। A riot occurred on the night of 31st March 2022 in which all the books and records were lost. The cashier had absconded with the available cash. Absconded with the available cash मतलब जिस दिन riots हुए थे उस दिन सब कुछ जल गया, लेकिन जो पैसे बचे हुए थे कैश में वो हमारा कैशियर लेके भाग गया। आया ना। He gives you the following information. His sales for the year ended 31st March 22 were 20% higher than the previous year. पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का जो सेल है वो 20% ज्यादा था। He always sells his goods at cost plus 25%. वो गुड्स कैसे बेचता है, कॉस्ट प्लस 25% पे, और 20% ऑफ द टोटल सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वर फॉर कैश। तो जितना भी सेल हुआ है उसमें से 20% क्या है, कैश सेल्स है। देयर वर नो कैश परचेसेस, ₹1 का कैश परचेज नहीं है, सारा का सारा परचेज जो है वो क्रेडिट है। लेकिन जो सेल्स है उसमें से 20% सेल्स क्या है, कैश है, बाकी सारा का सारा क्या है, 80% क्या है, क्रेडिट है। आगे बोला गया ऑन 1 अप्रैल 21 द स्टॉक लेवल वाज रेज्ड टू ₹30,000 एंड स्टॉक वाज मेंटेन्ड एट दिस लेवल ऑल थ्रू आउट द ईयर। 31 मार्च 21 को स्टॉक कितने का था, 20,000 का। 1 अप्रैल 21 को उसको रेज किया बाय 30,000 नहीं है, 230,000। मतलब उसको वो 10,000 जान दे, स्टॉक अभी 1 अप्रैल से कितना रखा उसने, 30,000, और बोला थ्रू आउट द ईयर मैंने ये स्टॉक मेंटेन किया। मतलब 31 मार्च 2022 को भी स्टॉक कितना था, ये क्लोजिंग स्टॉक दे दिया ना तेरे को, ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है तेरा। शब्दों को मतलब वो जो बोला है ना उसको प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट करो। बोला है 1 अप्रैल 21 को 30,000 स्टॉक किया, लेकिन उसे आगे बोला है थ्रू आउट द ईयर मेंटेन किया, मतलब इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है भाई 31 मार्च 22 को भी 30,000 था। समझा गया। उसके बाद collection from debtors amounted to rupees 1,40,000 of which 35,000 was received in cash। ले 140 मिला, बोला कैसे मिला ये बोला है क्या, नहीं, लेकिन आगे बोला इसमें से 35 कैश में था, मतलब बैंक में कितना आया, 1,05,000, बराबर ना। कोई दिक्कत, मतलब कैश बैंक अकाउंट बनाने का तो सेपरेट सेपरेट ट्रांजेक्शन है अपने पास, है ना। उसके बाद बिजनेस एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20,000 ऑफ विच 5,000 वाज आउटस्टैंडिंग। बिजनेस के खर्चे कितने, 20, आउटस्टैंडिंग कितना, 5, मतलब पे कितना किया, 15। 15 में से आगे बोल रहा है कि 6,000 वाज पेड बाय चेक, मतलब 9,000 कैश में पे किया। आया ना। तो कैश बुक में 15,000 जाएंगे, 9,000 कैश, 6,000 चेक, मतलब बैंक में। लेकिन पीएल में अपन बिजनेस एक्सपेंसेस पूरा 20,000 बताएंगे, और उसमें जो आउटस्टैंडिंग का पार्ट है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आएगा। समझा क्या। तो ये पढ़ते पढ़ते जब अपने को इसके ट्रीटमेंट क्लिक हो जानी चाहिए बराबर तरीके से। समझा क्या। श्योर। एनालिसिस ऑफ द पासबुक रिवील्ड दैट द पेमेंट टू क्रेडिटर्स वाज 1,37,500। पर्सनल ड्राइंग 7,500। अभी पर्सनल ड्राइंग्स ड्राइंग्स पर्सनली तो होती है, पर्सनल ड्राइंग्स क्या है। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 71,500 एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 12,000। ठीक है, ये दोनों कॉन्ट्रा एंट्रीज होंगे। ग्रॉस प्रॉफिट एज पर लास्ट ईयर्स ऑडिटेड अकाउंट्स वाज ₹30,000। पिछले साल का जीपी दिया तुमको 30,000 रुपए, इंफॉर्मेशन है, इस साल की इसमें काम नहीं आने वाली, आएंगी ना इंफॉर्मेशन। ये 30,000 इस साल के इसमें नहीं जाएंगे किधर भी,
ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में, लेकिन इसको यूज कर सकते हैं अपन कुछ किधर पर। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 5% एंड मोटर कार एट 20%। ठीक है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार एक एक डॉट दे दिया। इनका अपने को अकाउंट, खाली डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, समझा क्या? उसके बाद द अमाउंट डिफेलिकेटेड बाय द कैशियर, मतलब जो कैशियर पैसा लेके भागा था ना, उसको ऊपर एब्सकॉन्डेड बोला, इधर डिफेलिकेटेड बोला, एक ही मतलब है ना। मे बी ट्रीटेड एज रिकवरेबल फ्रॉम हिम, इसको अपन रिकवरेबल मान सकते हैं, मतलब मैं उसको ढूंढूंगा और पैसा वसूलूंगा, बराबर ना। हाँ, तो मेरे को उसको लॉस बताने की जरूरत थी। लास्ट क्वेश्चन में अपन ने उसको लॉस बता के P&L में डेबिट मारा, अभी यहाँ पे बोल रहे हैं उससे रिकवरेबल है, मतलब मेरे को एसेट बताना पड़ेगा, समझा क्या? रिसीवेबल, रिकवरेबल मतलब रिसीवेबल, और रिसीवेबल एसेट है तुम्हारा, मतलब तुमने इसको लॉस माना नहीं है। समझ में आएगा? कैसे नहीं देता दिखता मैं, समझा क्या? मतलब क्या है, मेरी मेंटालिटी क्या है, मैं लॉस नहीं मान रहा हूं उसको, मैं तो पैसा वसूल के रहूंगा। समझ में आ रही है क्या बात? You are required to prepare the trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020 balance sheet as on that। तो तेरे को पता है अपना आंसर का पार्ट क्या होने वाला है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट क्लोजिंग वाला, और वर्किंग नोट में कैश बुक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, अकाउंट के फॉर्म में तो इतना बनने वाला है पास, बाकी अपन देखें। गुड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हर्ट्स। मूवी देखते, पिक्चर देखते क्या? कन्वर्ट्स मनु 2 नहीं देखा, फर्स्ट वाला देखा, अच्छी मूवी, कॉमेडी मूवी। ट्वेंटी सेवन, क्वेश्चन नंबर 27 ना, पेज नंबर 244 in the books of चिराग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और ये लिखना जरूरी है 31st मार्च 2022। उसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 22। उसके बाद वर्किंग नोट 1, कैश बुक, कैश बैंक, कैश बैंक, वर्किंग नोट 2, डेटर्स अकाउंट, वर्किंग नोट 3, क्रेडिटर्स अकाउंट। हो गया? सबसे पहले ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, कुछ चीजें थोड़ी ट्रिकी लग सकती है अपने को, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन ही जम नहीं रहा, जो चीजें ट्रिकी है उसको 2 मिनट बाजू में निकाल, जो जम रहा है उसको करना, है ना। हाँ, तो फिर क्या मैं बैलेंस शीट को पोस्ट कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। कैपिटल अकाउंट 48,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल इनर कॉलम में आएगा 48,000। क्या ये नहीं कर सकते तुम?
फिर एक दो एडजस्टमेंट देखने के बाद अपन ऐसा बोल देते, ऐसा डर लगता अपने को कि बाप रे ये क्या आ गया। ये डर तुमको तब लगना चाहिए जब तुम पढ़ नहीं रहे हो। मैं घुमा फिरा के आज तुम्हारी पढ़ाई को बाहर निकालने वाला, तो तुमको लगना चाहिए तुम पढ़ नहीं रहे हो। ऑनलाइन में एक एक कम होते हुए, और ग्रुप टू वाले तो अलग जोन में। कल एफएमडीए का टेस्ट था, एक बंदे ने नहीं दिया। क्या चल रहा है? जैसा तुम्हारे लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया वैसे उनके लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च किया। एक जन ने पेपर नहीं दिया है कल, एक जन ने। उसके बाद लोन के बारे में कुछ बोला है? नहीं। चार एक लाइन छोड़ना और उसके बाद लिख देना लोन। कुछ नहीं बोला है ना उसके बारे में। तो जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग होगा, 15,000। उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट है क्रेडिटर्स 31,000, ये जाएगा वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट 3, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 31,000। हो गया लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। उसके बाद बिल्डिंग फर्नीचर मोटर कार वो अपन बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो बिल्डिंग इनर कॉलम में अमाउंट बोल 32,500, एक लाइन छोड़ के फर्नीचर 5,000, एक लाइन छोड़ के मोटर कार 9,000। उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है तो फिर ट्रेडिंग में जाएगा। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? 20,000। उसके बाद डेटर्स 17,000, ओपनिंग है वर्किंग नोट में जाएंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,000। उसके बाद कैश इन एंड कैश एट बैंक 2,000, 8,500। कैश बुक में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वापिस अमाउंट बोल 2,000, 8,500। हो गया बैलेंस शीट। तो बोल सच्ची है कि करके कम हो रहे ऑनलाइन में 5-6 जने चले गए। कौन बचा है अभी? यशश्री, ऋषिकेश, सोहम, श्वेता, अभिषेक, दी। वेरी गुड। बाकी तुम्हारे जो थे यहाँ पे बैठ रहे थे जो ऑनलाइन भी नहीं कर रहे, उनके सच्ची एग्जाम्स चालू हो गए हैं क्या? अभी तक कोई भी कॉलेज के एग्जाम चालू नहीं हुए जितना मेरे को मालूम है। यही तो सीरियसनेस है अपना। मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मेरे को कल ना, कल ही मैंने तुमको बोला सी एंटर में भी पढ़ा रहा हूँ बराबर। कल ऊपर गया था मैं बराबर, इंट्रोडक्शन हुआ। सुनना, 10 तारीख से उनका भी बैच चालू हो रहा है, क्लास चालू हो रहा है, एग्जाम चालू हो रहे हैं। सुबह 10 बजे का एग्जाम है मेरा, 8:15 से 9:30 लेक्चर करने वाले वो, और 10 बजे एग्जाम जाने वाले। ये है डेडिकेशन। और ये फर्क है एक सीएमए इंटर के स्टूडेंट में और एक सीए इंटर के स्टूडेंट में। मैं कल भी बताया तुमको, तुमको कुछ बताया ना कि अपन इंटर में जो पार्टनरशिप पढ़ रहे, वो पूरा का पूरा पार्टनरशिप सीए फाउंडेशन में। अपना पार्टनरशिप का सिलेबस और वहां के सीए फाउंडेशन का सिलेबस ये सेम है। और वहां पे भी वैसा थे, 15-20 मार्क के लिए आता क्वेश्चन। दैट्स इट, इतने बड़े सिलेबस में। मैं बात वो नहीं कर रहा हूँ। मेरे को है ना प्रॉब्लम होता है ये देख के। कोर्स दोनों अच्छे हैं, लेकिन बच्चों में जो फर्क है ना वो नहीं होना चाहिए। तुम करोगे क्या ऐसा? 10 बजे तुम्हारा एग्जाम है, सतीश सर का लेक्चर करके जाओगे क्या? बोलो मेरे को, पक्का टेस्ट नहीं करोगे? सतीश सरज नहीं है वो टाइम पे। 5 दिन है उसमें, पेपर खत्म हो जाएंगे तुम्हारे।
पक्का? फिर लेकिन मैं शॉक था वो देख के, और मैं नीचे आते वक्त यही सोच रहा था, यार अपना बच्चा करेगा क्या ऐसा, मतलब सीएम इंटर का। और तुम करो ऐसा, हम चाहते तुम लोग करो ऐसा, तुम उतना डेडिकेशन बताओ। ये क्या चल रहा है ये? इसीलिए मैं बोलता कि ऑनलाइन, जो ऑफलाइन में होता है ना वो ऑनलाइन में नहीं होता। हाँ, जो है ही आ ही नहीं पाता उसके लिए फिर वो करेगा भी उतना सीरियसली। लेकिन जो ऑफलाइन वाला बच्चा है और वो ये बोलता मैं आज क्लास नहीं जाता, जान दे मैं ऑनलाइन करूंगा, खत्म, तेरे उस दिन के सारे लेक्चर खत्म, ऐसा समझ लो। जो ऑफलाइन में होता है ना वो ऑफलाइन में होता है। जो बच्चा ऑफलाइन में आ सकता है उसने ऑफलाइन ही आना चाहिए। घर पे बैठ के 100 डिस्ट्रैक्शन और 100 चीजें दिमाग में लेके बैठते थे। सीए इंटर, सीए में इंटर से बहुत हार्ड है। अरे ये इजी है तो निकाल के बता ना, द्वितीय अटेम्प्ट में मान जाऊंगा। यही तो फर्क है ना, यही अप्रोच लगा रहे हो तुम, अपना इजी है हो जाएगा, करके बताओ। फाउंडेशन इजी था तुम्हारा, फाउंडेशन के अप्रोच को लेके तुम यहाँ पे सीए में इंटर में बैठे हो। अच्छा पूछ रहा हूँ बोलता है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ डिफिकल्ट, ऑब्वियसली डिफिकल्ट है। अरे कैसा लिखा है उसने, मेरा दिमाग खराब हो गया है ये देख के। ऐसा नहीं चलता यार, तुम अब तुम्हारा थिंकिंग बदलो यार, सोच बदलो तुम्हारी। कोई कोर्स ऐसा छोटा बड़ा है नहीं। उधर अगर अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे सिलेबस सेम है, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वहां पे ज्यादा अकाउंट्स की तरफ सिलेबस ये हुआ है, अपना कॉस्टिंग की तरफ ज्यादा हुआ है। वहां पे दो अकाउंट्स थे, अभी तो चलो नवे सिलेबस में एक ही अकाउंट हो गया, तुमको दो बार कॉस्टिंग है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में। कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों सेम है, मतलब कॉस्टिंग ही बोलता मैं उसको। तो ऐसा नहीं है, हर कोर्स का अपना एक इंपॉर्टेंस है। वो हार्ड ये डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है, वहां के बच्चों को कॉस्टिंग तुमको जिस हिसाब से आता है उस हिसाब से उनको नहीं आएगा कॉस्टिंग। और बाकी सिलेबस अगर देखो तो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। हाँ सिर्फ एग्जाम का लेवल थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। और उसमें भी इंस्टीट्यूट करे क्या, तुम अगर ये अप्रोच लेके बैठोगे और उनके लेवल का पेपर निकालोगे तो 1 टका भी रिजल्ट नहीं लगेगा। और मार्केट में सीएमए की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेगी इंस्टीट्यूट भी, तो इसलिए फिर करना पड़ता है पेपर। तुम पढ़ो ना उस हिसाब से, तुम अपने को मतलब इंस्टीट्यूट को खुद को समझ में आएगा। एक टाइम बाद इंस्टीट्यूट बदल भी देंगी अपना टेक्निक, अपना पैटर्न। दीप समझ में आ गया। क्या है नेक्स्ट? चलो बैलेंस शीट पोस्ट हो गई। अभी फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो ए पॉइंट दिया है इसमें से अभी अपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला पहले, जितना झेप रहा है उतना पोस्ट कर, बराबर ना? तो ए पॉइंट से अभी तक कुछ झेप नहीं रहा, चल ठीक है। बी पॉइंट ये तो समझ में आ गया, ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो इसको पोस्ट कर दिए। क्या है क्लोजिंग स्टॉक है तो किधर किधर आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में सबसे पहले बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000। उसके बाद बैलेंस शीट में मोटर कार के नीचे एक लाइन छोड़ और फिर लिख स्टॉक 30 है। सर आप बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं लिखते? अरे बैलेंस शीट बन रहा है क्लोजिंग डेट का है, उधर क्लोजिंग लिख के क्या मिलने वाला है तेरे को, वहां पे स्टॉक लिख कर। उसके बाद पॉइंट सी के इंफॉर्मेशन रख सकते ना अपन, जो भी अकाउंट बना है उसमें। हाँ 1,40,000 डेटर से आए लेकिन उसमें 35,000 कैश था, तो फिर कैश बुक में टू डेटर्स, कैश में 35,000, बैंक में 1,05,000। और डेटर्स को क्रेडिट कर, डेटर्स का बैलेंस कम करना पड़ेगा।
बाय कैश 35,000 और बाय बैंक 1,05,000। उसके बाद बिजनेस एक्सपेंसेस 20,000, जिसमें से पे कितने किए 15,000, और उसमें से कैश में कितने, चेक से कितने पे किए 9,000। तो यहाँ पे कैश बुक में सबसे पहले लिख बिजनेस एक्सपेंस बाय बिजनेस एक्सपेंस। बैंक में 9,000 के दिए हैं, है ना, या 6,000 के दिए, 6,000, तो फिर कैश में 9,000 आ गया, बराबर। उसके बाद ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट में सुनना, प्रेजेंटेशन देख कैसा होगा। टू बिजनेस एक्सपेंस पे कितना किया 15 प्लस आउटस्टैंडिंग 5, आउटर कॉलम में गया 20। इस तरीके से प्रेजेंट करेगा, पक्का। और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी में आ जाएंगे 5,000। कुछ अलग या ऐसा कुछ नया या कुछ ट्रिकी कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं, जो प्लेन एंड सिंपल है उसको अपने को उसकी जगह पे रख देना है खाली। फिर पॉइंट, ये पॉइंट सी हो गया कंप्लीट। पॉइंट डी क्या बोला है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 137,500, तो बैंक से हुआ है, तो फिर कैश बुक में बाय क्रेडिटर्स, बैंक में 137,500 और क्रेडिटर्स को डेबिट मार्क, सॉरी टू बैंक 137,500। उसके बाद 7,500 का ड्रॉइंग्स है, तो फिर यहाँ पे कैश बुक में बाय ड्रॉइंग्स, बैंक की इंफॉर्मेशन दी है पूरी, तो बैंक कॉलम में 7,500 और ऊपर बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस ड्रॉइंग्स 7,500। कोई दिक्कत? उसके बाद कैश डिपॉजिटेड 71,500, कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ा, मतलब रिसीट साइड में 71,500 बैंक के कॉलम में और पेमेंट साइड में 71,500 कैश के कॉलम में, क्योंकि कैश का बैलेंस कम हुआ, बराबर ना। अभी नाम अलग अलग देने के, खाली इधर आएगा टू कैश, इधर आएगा बाय बैंक। जहां पे बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखा है वहां पे टू कैश, जहां पे कैश के कॉलम में अमाउंट लिखा है वहां पे बाय बैंक, है ना, बचपन में किया करते थे ऐसा। उसके बाद कैश विड्रॉन कितना है, तो कैश का बैलेंस बढ़ा, तो फिर डेबिट करेंगे कैश को और क्रेडिट करेंगे, मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे बैंक कॉलम में। अभी यहां पे आ जाएगा क्या टू बैंक, और यहां पे आ जाएगा क्या बाय कैश। सिंपल सी बात है ना। चलो, तो पॉइंट डी भी कंप्लीट। ग्रॉस प्रॉफिट का ये बोला है, छोड़ उसको। उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग फर्नीचर पे 5% लिखेंगे बैलेंस शीट में। सबसे पहले माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, 1625, फिर माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, 250, और फिर माइनस डेप्रिसिएशन इस पे कितना है, 5 है क्या, 20 है क्या, तो 1800। यहाँ पे 32,500 में से 1625 गया, 3875, यहाँ पे 4750, और यहाँ पे 8 और 800, मतलब 7,200, बराबर। अभी ये डेप्रिसिएशन जो है ये पीएल में डेबिट मार, टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन बिल्डिंग 1625, उसके बाद फर्नीचर 250, उसके बाद मोटर कार 1800। हो गया पॉइंट नंबर एफ खत्म क्या? हाँ, अमाउंट डिफाल्केटेड बाय द कैशियर में बी ट्रीटेड एज रिकवरेबल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना अभी हो गया ना, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तू सॉल्व कर चुका है।
खाली वो 2-3 एडजस्टमेंट ऐसे देखे कि तू पूरा ऊपर से नीचे तक हिल गया। ये क्या दिया, अरे बाप रे ये बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा तो क्या है, क्वेश्चन होता क्या किधर, पेपर बहुत डिफिकल्ट है, पेपर कुछ डिफिकल्ट नहीं। मैं तुमको फाउंडेशन में भी बोला करता था कि 70% पेपर तुम्हारा इजी रहने वाला है, 70 से 80%, 20 से 30% कुछ तो आड़े टेढ़े चीजें डालेंगे, या तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आड़ा डालेंगे, या तो क्वेश्चन में एक दो एडजस्टमेंट आड़ी टेढ़ी डालेंगे, दैट्स इट। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट था। 70% अगर पेपर इजी है तो इजी है, और अगर 70% कोई भी पेपर इजी है ना, तो पूरे पेपर को तुम डिफिकल्ट नहीं बोल सकते। कितने लोगों को क्वेश्चन पढ़ते समय ऐसे लग रहा था कि ये क्या है, और अभी जब अपन ने आधे से ज्यादा पोस्ट कर दिया तो एक कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, हाँ ये तो करना है। अभी देखते हैं अपन की जो चीजें छोड़ी है उसका क्या करने का। सबसे पहले तो जी पॉइंट में बोला गया है कि भाई जो कैश कैश डिफॉल्ट हुई है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरा कैश का बैलेंस जीरो रहने वाला, बोल सकता हूं, हाँ। और सॉरी, और यहां पे बैलेंस शीट में कैश इन हैंड आएगा नहीं, खाली कैश एट बैंक आएगा, कैश एट बैंक आएगा, बराबर, हाँ। और जी पॉइंट में बोला है कि जो कैश वो लेके गया है वो रिकवरेबल है, बराबर ना। मतलब यहां पे अपन कैशियर के नाम से वो अमाउंट बता सकते हैं, आया ना, किससे रिकवरेबल है, कैशियर से, तो फिर लिख दो कैशियर। कैश एट बैंक वर्किंग नोट वन, कैशियर वर्किंग नोट वन, ये दोनों अमाउंट वहां से मिलने वाली, आया ना। तो क्या मैंने जी पॉइंट भी खत्म कर दिया वैसे देखा जाए तो, हाँ। अभी मेरे पास खाली दो एडजस्टमेंट बचे, एक एडजस्टमेंट ए और एक एडजस्टमेंट ई, और मुझे यहां से लॉजिक निकाल के आगे बढ़ना है, बराबर ना, हाँ। मैंने तुमको कल भी बताया था कि एक फॉर्मूला है, तुम जितना उससे दूर भाग रहे हो उतना उतना वो तुम्हारे पास आ रहा है, साथ में चल रहा है। क्या है वो फॉर्मूला, वर्किंग नोट, सुनना, लास्ट ईयर सेल। सर क्या कर रही है, लास्ट ईयर सेल क्यों निकाल रहे, बताता, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, है ना। एडजस्टमेंट ए में बोला है कि मैं बेच रहा कितने पे, कितने प्रॉफिट पे, 25% ऑन व्हाट, कॉस्ट प्लस 25% ना, मतलब 100 किसको मानू, कॉस्ट को, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा सेल्स 125, बराबर ना। वो सब छोड़, मेरे को ना पिछले साल का प्रॉफिट दिया है 30,000, दिया नहीं दिया, दिया ना, तो देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू 30,000, अगर 25 के बराबर है तो मुझे कितना चाहिए, 125, मुझे कितना चाहिए, 125, तो देयरफॉर लास्ट ईयर सेल इज इक्वल टू 1,50,000, लास्ट ईयर सेल इज इक्वल टू 1,50,000। सब साथ में यहां तक, सब साथ में यहां तक, ओके। वर्किंग नोट 5, करंट ईयर सेल, बोला गया करंट ईयर सेल्स
इज इक्वल टू लास्ट ईयर सेल्स प्लस 20%। एडजस्टमेंट इमेज बोला है, आया ना? तो दैट इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस 20%। नहीं ना, 1,80,000। हाँ, 1,80,000 करंट ईयर सेल। कुछ तो टूटा। करंट ईयर सेल कितना आया? 1,80,000। वर्किंग नोट 5 से आया। ये किधर जाना चाहिए? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। सुनना, बाय सेल्स कैश क्रेडिट। सुनना, 1,80,000 ये है बैलेंसिंग फिगर से, सॉरी सॉरी, वर्किंग नोट 5 से आया। और बोला गया 20% कैश है। तो 36,000 कैश सेल्स मिला ना। तो क्रेडिट कितना बचा? बैलेंसिंग फिगर 1,44,000। अभी देख पजल कैसे खुलते जाता। ये कैश सेल्स, कैश आया है तेरे पास, कैश बुक में डेबिट कर टू कैश सेल्स। कैश के कॉलम में 36,000, और जो क्रेडिट है वो डेटर्स को डेबिट मार टू क्रेडिट सेल्स 1,44,000। जमा क्या? पक्का? कोई दिक्कत? सेल्स आ गया, सेल्स आ गया ना? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। हाँ, खत्म नहीं हुआ है, क्लोज करेंगे। क्या क्या क्लोज करेंगे बोलो? हम्म, क्रेडिटर्स क्लोज ही नहीं होगा। मेरे को एक बात बता, मेरे को एक बात बता, सुनना, दिमाग थोड़ा, ये नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है परचेज खाली क्या है? कैश परचेज है नहीं, मतलब मेरे को कैश बुक क्लोज करके क्रेडिटर का पैसा नहीं मिलने वाला। अगर मैं डेटर देखूं तो मेरे पास डेटर का ओपनिंग है, मेरे पास उनका कलेक्शन है, मैंने उनको कितना क्रेडिट सेल किया ये है, मतलब मेरे को बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग डेटर्स मिलने वाला। तो मेरे को कैश बुक से डेटर्स नहीं मिलने वाला, डेटर्स मेरे को डेटर्स के अकाउंट से मिल रहा, और सारा परचेज क्रेडिट है, तो मेरे को कैश बुक क्लोज करके क्रेडिटर अकाउंट में कुछ ट्रांसफर नहीं करना है। समझा क्या? बराबर ना? तो हाँ, तो मेरे को कुछ ट्रांसफर करना है क्या कैश बुक से क्रेडिटर में? नहीं। इसका मतलब मेरे को परचेज कहां से मिलेगा? इसका मतलब मेरे को परचेज मिलेगा ट्रेडिंग पीएनएल से। सर क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कैसे बैलेंसिंग फिगर? तेरे को जीपी निकालना पड़ेगा पहले। सर जीपी कैसे निकाले? बता मेरे को, मानो आज पार्टी मेरी तरफ से, अगर तुमने मेरे को बोला जीपी कैसे निकाले। हाँ, जल्दी विपुल सर आएंगे, 5 मिनट बचे मेरे पास खाली। वो तो तेरे को ला, ऐसा नहीं। चल सुन, ध्यान दे यहाँ पे, बताता मैं। भूल जाओ, पार्टी नहीं तुम्हारे नसीब। अरे, वर्किंग नोट 6, कैलकुलेशन ऑफ जीपी परसेंटेज। कैसे कैलकुलेट करेंगे? लास्ट ईयर के इंफॉर्मेशन पे, टेकिंग
sales and GP of last year. Therefore परसेंटेज निकालोगे, ये कहां बोला तुमने? जीपी परसेंटेज इज इक्वल टू 30,000 जीपी अपॉन पिछले साल का सेल निकाला अपन ने, यहाँ पे 150 इंटू 100, कितना परसेंट आया? 20%। क्या यही लेवल यहां पे मेंटेन रहेगा? इस साल भी मेंटेन है यही लेवल, कुछ नहीं बोला है तो यही अजम्पशन होता है। तो यहां पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000 का 20 इस साल की सेल्स के साथ रे, तो 180 का 20%, 36,000। तो ये आ गया 2 परचेजेस, बैलेंसिंग फिगर 180 प्लस 30 माइनस 20 माइनस 36, 1,54,000। 1,54,000 हुआ। ये परचेज 100% क्रेडिट है, तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट करो बाय क्रेडिट परचेज। $1,54,000। अभी डेटर्स क्रेडिटर्स क्लोज कर। 35 प्लस 15, सॉरी 144 प्लस 17 माइनस 35 माइनस 15, क्लोजिंग बैलेंस इज 21,000। बैलेंसिंग फिगर आया ना, ये बैलेंस शीट में आएगा। डेटर्स 21,000, वर्किंग नोट 2, उसके बाद यहां पे आएगा क्रेडिटर्स, वर्किंग नोट 3, 154 प्लस 31 माइनस 137,500, 47,500। तो ये यहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स लायबिलिटी में 47,500। हो रहा है क्या पजल सॉल्व? अभी सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करें? कैश बुक बचा है ना क्लोज करने की, कैश अकाउंट क्लोज करें। डेबिट का टोटल ले 2,000 प्लस 35 प्लस 12 प्लस 36, 85, 85 में से माइनस 9,000 और माइनस 71,500, 4,500 बराबर ना। तो यहाँ पे बाय कैशियर, नहीं बाय कैश डिफॉल्टेड, या बाय कैश थेफ्ट लिखा था ना कल अपन ने, बाय कैश थेफ्ट, बैलेंसिंग फिगर 4,500। और यही आएगा कैशियर के नाम से बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि अपन ने इसको रिकवरेबल बताया, बराबर। अभी बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे। 8.5 प्लस 15 प्लस 71,500, 185 माइनस 6 माइनस 137,500 माइनस 7.5 माइनस 12, 22,000। बाय बैलेंस कैरेट डाउन में आएगा 22,000। और ये मेरे बैंक का बैलेंस है 22,000, कैश एट बैंक। क्या सारे वर्किंग नोट्स कंप्लीट हो गए? अभी ट्रेडिंग पीएल क्लोज कर। ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाला हुआ है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 36,000, 36,000 पे टैली होगा, माइनस 20 माइनस 1,625 माइनस 250 माइनस 1,800, 12,325 टू नेट प्रॉफिट 12,325।
ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे ऐड कर, कैपिटल में 12,325 प्लस 48,000 माइनस 7.5, 52,825। हाँ, 52,825 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 47,500, 123,225, 123,225। एसेट 38,750 प्लस 4,750 प्लस 7,200 प्लस 30,000 प्लस 22,000 प्लस 4,500 प्लस 21,000, 1,20,325। पैचेट जैसे मैं बोलता हूँ कि पजल सॉल्व करने जैसा है। दीप बोल रहा है सर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिटर्स का क्रेडिट परचेज क्यों नहीं लिया है? अच्छा, वो नीचे बोल रहा है अच्छा समझ गया। कोई डाउट है क्या? पूछो। नहीं, इजी है, बहुत इजी। सिर्फ दिमाग शांत रखो और मिसिंग फिगर्स निकालते चलो। जो भी चीजें बनाई है एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के पास से बैलेंस। हमने जितने भी क्वेश्चन देखे, देखना कभी डेटाज अकाउंट से अपने को सेल्स मिला, कभी वर्किंग नोट से सेल्स मिला, कभी क्रेडिटर से परचेज मिला, या तो फिर कैश बैंक से परचेज मिला, तो कभी अपने को बैलेंसिंग फिगर से परचेज निकालना पड़ा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। समझ रहा है क्या? कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा। कल 3 बजे तक विपुल सर का लेक्चर है, तो 3:30 बजे अपन मिलेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ब्रेक लेंगे और फिर नया चैप्टर स्टार्ट भी करेंगे। अगर टाइम लगा तो कल ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और छोड़ देंगे, मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सोम बोल रहा है पहली बार ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में देखा। फाउंडेशन में भी तो जीपी परसेंटेज निकाले रे, जीपी एनपी परसेंटेज निकाले ना फाउंडेशन में। ये प्रॉब्लम है, फाउंडेशन को अपन ने ठीक से पढ़ा ही नहीं है। इंटर में आ चुके हैं अपन लोग। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाय बाय, मिलेंगे कल 3:30 बजे।